हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल योगेंद्र कुमार स्मार्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 10th की पहले चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाऊंगा, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जानने के लिए पहले संख्याओं के बारे में जानते हैं। संख्याएं क्या होती हैं। पहली हेडिंग आती है प्राकृत संख्याएं। कौन सी आती है? प्राकृत संख्याएं, यानी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट सो ऑन। अब क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्याएं आती हैं? पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी किसका है? यानी 0 और प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होने वाले और ये 0 है। इन दोनों को मिलाकर के जो प्राप्त होने वाली संख्याएं हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम पूर्ण संख्याएं। क्या कहेंगे उन्हें? पूर्ण संख्याएं। अब आते हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या आती हैं? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्या। वे संख्याएं जो पूर्ण संख्याओं वे संख्याएं जो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर प्राप्त होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर प्राप्त होती हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आगे की तरफ कर देंगे। अगर 0 से हम पीछे की तरफ आते हैं तो -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट पीछे की तरफ। अर्थात इसे नंबर लाइन पर डिनोट करें तो यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा और 0 से आगे 1 होगा, फिर उससे आगे 2, फिर उससे आगे 3 होगा डॉट डॉट आगे की तरफ। 0 से अगर पीछे आएंगे तो -1 आएगा, -2 आएगा और फिर इधर -3 डॉट डॉट इधर माइनस में आते जाएंगे। इसे हम संख्या रेखा भी कहते हैं। इसे हम संख्या रेखा भी कहते हैं। अभाज्य संख्या। अब कौन सी संख्या आती हैं? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी से ना कटें उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट कर देंगे। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? इसमें 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। अब अगला क्वेश्चन आता है सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्याएं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात जिनका मासा कितना हो? 1 हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या क्रमागत ले जाएं तो उनके बीच में मासा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जैसे 4 और 5 का मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे 9 और 10 का मासा निकालेंगे कितना आएगा? फिर भी 1 आएगा। 11, 12, 13 में अगर मासा निकाला जाए तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला है परमेय संख्याएं। क्या है? परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है? P और Q पूर्णांक है एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/5, 5/6, 4/9 डॉट डॉट कर देते हैं इसको जो है। अब आती है अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या आती हैं? अपरमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0 अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, 5⁻⁴, पाई और आदि। वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्याएं।
सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात परमेय और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर के जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 2, √7, √3, -2 आदि। नोट देखते हैं। यदि किसी परमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, हर किसके रूप का है? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, तब दशमलव प्रसार जो होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। यदि किसी परमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, किसके रूप का नहीं है? 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, तब दशमलव प्रसार अशांत और आवृत्ति होता है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें हल करते हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इनमें से टिक करना है कौन सा इसका अभाज्य गुणनखंड है। बिना हल किए हुए आप टिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले इसके क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ेंगे। 156 लिखा, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 सत्ते 14, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 6, फिर 2 नेम 18, फिर 3 से करेंगे, 3 एकन 3, 3 तिया 9, फिर किससे करेंगे? 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकन 13। इसके गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये कितना हो गया? 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 3, 13 जो है इसका कितना हुआ? 13 हुआ। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसका, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। मैंने बताया था आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। इसका देखते ही आंसर लगाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? इसकी 2 है। संख्या n² - 1 8 से विभाज्य है यदि n 1 है। कौन सी संख्या? n पूर्णांक हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है, विषम संख्या हो सकती है, सम संख्या हो सकती है। किससे डिवाइड करने के लिए कहा है इसने? n² - 1 किससे डिवाइड है? 8 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 8 से। 8 से विभाज्य है। अब हम लगा के देखते हैं n बराबर 1 के लिए। तो n बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 - 1 अर्थात 0। 0 किससे विभाज्य होता है? 8 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 8 से विभाज्य है। अब n बराबर कितना लेंगे? अब n बराबर यहाँ से, अब n बराबर लेंगे 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4 - 1 बराबर 3। 3 8 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है। 3 8 से विभाज्य नहीं है। अब n बराबर कितना लेंगे? 3 लेंगे। कितना लेंगे? n बराबर 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 तिया 9 - 1 अर्थात 8। 8 8 से कैसी होती है? 8 8 से विभाज्य है। क्या है? 8 8 से विभाज्य है। तो पहली संख्या किस पर विभाज्य हो रहा है? n बराबर 1 पर हो रहा है। फिर किस पर हो रहा है? n बराबर 3 पर हो रहा है। फिर अगली संख्या कितनी आएगी? 4 पर नहीं होगा, क्योंकि 2 पर नहीं है तो 4 पर भी नहीं होगा। फिर किस पर होगा? 5 पर होगा। तो 1 3 5 ये संख्याएं किस रूप में आती हैं? ये सभी संख्याएं विषम रूप में आती हैं। अर्थात इसका आंसर कितना होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट दिया है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान होगा। निम्न में से m का मान आपको बताना है। जब 65 और 117 के HCF को, 65 और 117 के HCF को इसके रूप में है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा 65 और 17 का HCF। किसका निकालना पड़ेगा? 65 और 17 का। तो 13 पंजे कितने होते हैं? 65।
फिर 117 को लगाएंगे तो 13 निम्मा कितने होते हैं 117। तो HCF कितना आया, HCF आया इसका 13। अब HCF कितना दिया हुआ है 65 माइनस के 65 m माइनस के 117। तो अब HCF बराबर जो लिखेंगे आपको 65 m माइनस के 117। तो 13 इक्वल टू 65 m माइनस के 117। ये माइनस के इधर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी ये डिजिट, तो बराबर 65 m होगी। तो 130 बराबर कितना हो गया 65 m। तो m बराबर कितना हुआ आपके पास 130 बटा 65, 65 दूनी 130। तो m का मान कितना निकला है यहाँ से 2। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो m बराबर 2 है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 18, 24 का लासा पूछा गया है। क्या पूछा गया है 15, 18, 24 का लासा। तो लासा निकालने के लिए इस तरीके से लिखेंगे 15, 18, 24 इस तरीके से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या लेंगे 2 से ये नहीं कटेगी, लेकिन ये 9 बार कट जाएगी, ये 12 बार कटेगी। फिर 2 लेंगे, फिर ये कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कटेंगी, ये कटेगी आपकी 6 बार। फिर 2 लेंगे तो दोनों संख्या अगली नहीं कटेंगी, फिर ये 3 से कट जाएगी। अब संख्या लेते हैं 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर लेंगे 3, तो 5, 1, 1, फिर 5 लेंगे तो ये 1, 1, 1। अब इन तीनों संख्याओं को जो गुणनखंड निकले हैं वो इनके गुणनखंड निकले हैं आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना है 3 गुणा 3 गुणा कितना है 5। तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5, 9 अट्ठे 72 गुणा 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 का 0 और 5 सत्ते 35 और 1 36, अर्थात कितना हुआ 360। इसमें 360 ऑप्शन किसी में है, हाँ ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। कितना शेषफल प्राप्त होता है 5 और 8 प्राप्त होता है। अब इस सवाल को करने से पहले एक चीज देखते हैं, वह है सबसे बड़ी संख्या जिससे, ये शब्द जो इस बात को बता रहा है जिससे, यानी कोई एक ऐसी संख्या रही होगी जिससे इन दोनों संख्याओं को विभाजित किया जाएगा। और अगर यहाँ लिखा होता जिसमें, तो इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं से वो बड़ी संख्या रही होगी। तो 5 और 8 शेषफल बचे। कौन सा शेषफल बचे 5 और 8। अब 14 से डिवाइड करो 70 को, तो 14 पंजे कितने होते हैं 70 होते हैं, कोई शेष नहीं बचा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब 65 एकन 65, तो 5 शेष बचता है। कितना शेष बचता है 5। पहली शर्त पूरी हो रही है, लेकिन 65 दूनी कितने होते हैं 130। अब इसमें संख्या कम पड़ गई, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है, ये होगा ही नहीं। अब 13 से लगा के देखते हैं, 13 का डिवाइड करेंगे 13 पंजे 65, कितना शेष बच रहा है पहले स्टेज में 5। अब दोबारा लगा के देखते हैं 13 का दूसरे में, दूसरा कितना है 125। तो 13 निम्मा कितने होते हैं 117 होते हैं, कितने होते हैं 17। अब कितना शेष बच गया 8। पहली शर्त में कितना बचना चाहिए 5, दूसरे में कितना बचना चाहिए 8, इसलिए आंसर इसका कौन सा सही है डी। मासा दिया है 9 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। इसमें पहली संख्या आपकी 99 है, संख्या कितनी है आपकी 99 है। दूसरी संख्या आपकी कितनी है, इसमें दूसरी संख्या है आपकी, दूसरी संख्या 153। और मासा कितना दिया है, मासा जो दिया है वो आपका 9 है। आपसे पूछा गया है लासा पूछा गया है, तो लासा पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो एक सूत्र होता है मासा गुणा
लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा बराबर हमें चाहिए तो सूत्र बन जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में कितना आएगा आपके पास मासा। आप मान लगाते हैं, पहली संख्या आपकी 99 है, दूसरी संख्या आपकी 153 है, बटे में कितना आएगा 9। इससे ये 11 बार कट जाएगा। तो 11 गुणा 153, 11 33 के 3 हासिल का कितना हुआ 3 हुआ, 11 पंजे 55 और 3 58 हासिल के कितने हुए 5, 11 एकन 11 और 5 16। कौन सा आया 1683। क्या इस ऑप्शन में 1683 है? हाँ, डी ऑप्शन सही है इसका। कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 0.66 डैश को p बटे q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। किसके रूप में प्रदर्शित करना है? p बटे q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो ऐसे सवाल को करने से पहले हम लिखते हैं x बराबर 0.66 डॉट डॉट कर देते हैं। इसे समीकरण नंबर कितना मानते हैं? 1। कितना मानते हैं इसको? 1। फिर लिखते हैं दोनों ओर, क्या लिखते हैं? दोनों ओर 10 से गुणा करने पर तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो दशमलव जो है एक स्थान के बाद ले जाना है। तो ये हो जाएगा 6.66 डॉट डॉट। तो इसे कितना देंगे? समीकरण 2। फिर लिखेंगे नीचे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से किसको घटाने पर? 1 को घटाने पर। तो 10x माइनस x बराबर 6.666 डैश डैश कर देंगे, माइनस लगाएंगे 0.666। तो ये पॉइंट वाली संख्या एक दूसरे से कट जाएंगी। तो ये रह जाएगा 9x बराबर 6। तो x बराबर 6 बटे 9। 3 से डिवाइड 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आया 2 बटे 3। इसमें कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? पहला है, दूसरा है, नहीं है, तीसरा ऑप्शन सी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी p कोई धनात्मक पूर्णांक है, कहने का मतलब इसमें 0 भी शामिल है और आपकी संख्या गिनतियों की शामिल है। तो यहाँ देखते हैं p धनात्मक पूर्णांक है। तो और इस सवाल में क्या पूछा है कि विषम धन पूर्णांक का रूप है। किसका रूप है? विषम धन पूर्णांक का रूप है। तो p जो होगा वो 0 1 2 3 4 5 होंगे, नहीं होगा। अब सब में 1 प्लस करना है। 1 लेते हैं तो कितना बनेगा 2, 2 लेते हैं तो कितना बनेगा 3, 3 लेते हैं तो कितना बनेगा 4 बनेगा। ये भी नहीं है, हमें केवल कितनी चाहिए? विषम बनना चाहिए। 2p लेते हैं अर्थात p का ही 2 गुना कर दिया गया, ये भी नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, इसको 0 लगाते हैं तो कितना मिलेगा 1, फिर 1 लगाते हैं तो कितना मिलेगा ये बताओ? 2 एकन 2 और 1 3 मिलेगा, कितना मिलेगा 3। 2 लगाते हैं तो 2 दूनी 4, और फिर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। जब p बराबर जो पहले मिलेगा हमें आपका 1, फिर कितना मिलेगा आपका 3, फिर कितना मिलेगा 5, अर्थात यही कौन सा है? विषम रूप बनना है। तो ये आंसर कौन सा सही है? इसका डी ऑप्शन सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका, देखते ही खाने याद होना चाहिए। हर के 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि संख्या 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। इसका पूछा है दशमलव प्रसार जो होगा वो कितने स्थानों तक होगा। पहले डिजिट लिखते हैं 1258 बटे में
1450। यहाँ से जब हम एक दशमलव खत्म करेंगे तो एक मतलब एक जीरो खत्म करेंगे नीचे तो ऊपर एक स्थान पर दशमलव होगा, अर्थात ये आ जाएगा 125। 125 में किस संख्या से गुणा करें कि वो जीरो के समथिंग पहुंच जाए। अगर 125 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। इसका मतलब है 8 से ऊपर गुणा और 8 से ही नीचे गुणा। अब संख्या ऊपर वाली बन गई 145 145.8 गुणा 8 बटे में कितना हो गया, ये हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करना 8 8 64 के 4 हासिल के 6, 8 पंजे 40 और 6 46 हासिल के 4, 8 चौक 32 और 4 कितने हो गए 36 का 6 हासिल का 3, 8 एक 8 और 3 11 बटे में कितना है 1000। ऊपर दशमलव के स्थान पर लगा हुआ एक स्थान पर। अब नीचे कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं। कितने जीरो हैं 3 जीरो। तो अब दशमलव 3 और काउंट कर लीजिए तो 1 एक भी पहले से है 3 ये है, तो अब संख्या पूरी लिखेंगे 1 1 6 6 4 1 2 3 और एक ये 4 1 2 3 4, अर्थात दशमलव कितने स्थान पर रहा इसमें, दशमलव रहा इसका 4 स्थान पर। कितने स्थान पर रहा 4 स्थान पर। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और जो भी चीज़ समझ में ना आई हो तो उसे कमेंट कर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।